नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में पार्टी के बूथ स्तर कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के जरिए भरेंगे जोश, उनके सुझावों पर भी होगी बात। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी। आज कई बड़े नेता दाखिल करेंगे पर्चा। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से तो तेजस्वी यादव रघुपुर से सीट से भरेंगे चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ करेंगे वार्ता। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में बहुमुखी संबंधों की होगी समीक्षा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए भारत का 7वीं बार हुआ चयन। 2026 से 2028 तक का होगा कार्यकाल। और अमेरिका में शटडाउन पर अनिश्चितता हुई और गहरी। सीनेट ने रिपब्लिकन फंडिंग बिल को 8वीं बार किया खारिज। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ऊर्जा से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं से बातचीत करने से सदैव नई प्रेरणा मिलती है। पीएम मोदी कुछ कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद भी करेंगे। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आने से पहले उन्होंने कहा कि जो भी बाकी बचे मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने के लिए वो दिल्ली आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बीच दिल्ली में उनकी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होगी। दिल्ली आ रही है एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम जोरों पर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा आज लखीसराय सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर इस सीट से विजय सिन्हा को उतारा है। वे यहां से लगातार 3 बार के विधायक हैं और कुल 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज रघुपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। तेजस्वी 2015 में पहली बार रघुपुर से विधायक बने थे। इसके बाद वे 2020 में भी इस सीट से चुनाव जीते थे। अब वे तीसरी बार वैशाली जिले के रघुपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। नामांकन को लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां की गई हैं। नामांकन के बाद वे एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। महागठबंधन के घटक दलों में दावे वाली सीटों की संख्या को लेकर विवाद आज समाप्त हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सीटों की संख्या को लेकर विवाद राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच था। कांग्रेस 60 के बदले 71 सीटों की मांग पर अड़ी हुई थी, लेकिन वह 60 पर राजी हो गई है। भाकपा माले को 19 सीटें दी गई हैं, जबकि उसे 30 सीटें चाहिए थी। भाकपा और माकपा भी अधिक सीटों की मांग कर रही हैं। विकासशील इंसान पार्टी अभी चुप है। पहले के हिसाब में उसके लिए 18 सीटें रखी गई थी। वाम दलों की सीटें बढ़ीं तो वीआईपी की सीटें कम हो जाएंगी। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि विवाद के मुद्दे सुलझ गए हैं। उम्मीद है यही है कि महागठबंधन आज सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। इससे पहले कांग्रेस की नाराजगी का सम्मान करते हुए राजद ने सोमवार रात जारी किए गए सिंबल को वापस ले लिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोमवार की रात 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए थे। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से नाराजगी दर्ज कराई। कांग्रेस का कहना था कि अगर घटक दलों के बीच विधानसभा क्षेत्र के अनुसार सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो सिंबल कैसे जारी किए गए। देर रात राजद ने उम्मीदवारों से सिंबल वापस ले लिया था।
राजद के अलावा भाकपा माले, भाकपा और माकपा ने भी कुछ उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया है। इनके सिंबल वापस नहीं लिए गए हैं। कांग्रेस और राजद के बीच तनाव चुनाव से पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित करने को लेकर भी था। कांग्रेस का कहना है परिणाम के बाद विधायक दल की बैठक में ही इन पदों पर विचार हो। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी की इस जिद का भी कांग्रेस बुरा मान रही है। उन्हें उप मुख्यमंत्री प्रस्तावित किया जाए। फिलहाल दोनों मुद्दों पर राजद सहमत है और अब मुकेश सहनी अब उप मुख्यमंत्री बनने की जिद नहीं करेंगे। और वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन अब महागठबंधन में चल रही बातचीत का हवाला देकर लिस्ट वापस ले ली गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि सूची इसलिए वापस ली गई क्योंकि गठबंधन में कुछ अन्य सीटों पर अभी भी चर्चा चल रही है और सभी निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक संशोधित सूची जल्द ही जारी की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची की घोषणा कर दी है। इस सूची में आप ने 48 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है, जिसमें पीपरा से विपुल यादव, बाजपट्टी से रणधीर कुमार चौधरी, नरकटियागंज से राजीव वर्मा, सुरसुंड से ऋषि कुमार अग्रवाल, लालगंज से राजेंद्र प्रसाद सिंह और मधेपुरा से मुकेश कुमार का नाम शामिल है। इसी के साथ आपने अभी तक कुल 59 उम्मीदवारों की चुनावी मैदान में उतारा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है। नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है, जबकि उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। और वहीं इसी कड़ी में एनडीए में सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने 6 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। 4 पुरानी सीटों पर वर्तमान विधायकों को ही मौका दिया गया है, जबकि अत्री से रोमित सिंह और कुटुंबा से ललन राम उम्मीदवार बनाए गए हैं। 6 उम्मीदवारों में 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिसमें जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी भी शामिल है, जो इमामगंज से प्रत्याशी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। दरअसल मामले की जांच कर रहे एसआई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट और वीडियो मैसेज भी मिला था, जिसमें उन्होंने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने 3 पेज की सुसाइड नोट में संदीप ने लिखा कि पूरन एक भ्रष्टाचारी अफसर थे। पूरन जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक कर रहे थे और उनके पास दिवंगत आईपीएस अफसर के खिलाफ कई सबूत हैं। संदीप ने अपने नोट में ये भी लिखा है कि डीजीपी साहब बहुत ईमानदार अफसर हैं। आपको बता दें कि आईपीएस पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने आवास पर खुदकुशी की थी और अपने सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के पूर्व एसपी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संबोधन को लेकर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में संबोधन के दावे को झूठा बताते हुए जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की झूठे सर्टिफाइड होने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब जयराम ठाकुर ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को पत्र लिखा और वहां से जवाब आया कि ऐसा कोई संबोधन नहीं हुआ। पत्र में जानकारी दी गई कि 19 सितंबर के बाद ब्रिटिश संसद में कोई कार्रवाई ही नहीं हुई, तो 24 सितंबर में सीएम का संबोधन कैसे हो सकता है। इस प्रेस नोट में बड़ा साफ शब्दों में ऊपर लिखा हुआ है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने। बधाई देने से पहले हम बात कर रहे थे तो किसी साथी ने कहा कि आओ इसकी हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, और जानकारी हासिल करने के लिए जब वहां पर मेल किया गया किसी के द्वारा और उस मेल के जवाब में वहां से उत्तर आता है और उस मेल में बड़े साफ शब्दों में कहा है कि इस प्रकार से कोई भी मुख्यमंत्री का, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का संबोधन वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इसमें नहीं हुआ है। फिर झूठ बोला और उसके बाद बहुत प्रचारित किया गया। ये मेल है जिस मेल के माध्यम से वहां से जवाब आया है। इस देवभूमि में झूठ बोलने की परंपरा को मुख्यमंत्री को
बंद करना चाहिए। खबर है राजस्थान की, जहां जैसलमेर जिले में थायात गांव के पास जोधपुर जा रही बस में मंगलवार रात अचानक आग लग जाने से 20 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 15 इस दौरान झुलस गए। विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने देर रात घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बस में आग लगने से 19 लोगों की जलने से मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से झुलसा एक व्यक्ति जो है उसको जोधपुर रेफर करने के बाद रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि मृतकों की शिनाख्त डीएनए जांच के माध्यम से की जाएगी और इसके लिए सैंपल लिए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी घटनास्थल का दौरा किया और हादसे को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर जैसलमेर बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात भी की। बताया जा रहा है कि बस में कुल 57 लोग सवार थे। सडनली जब मौत आती है तो कुछ पता ही नहीं चलता किस रूप में आती है, कैसे आती है। तो कभी हृदय विदारक घटना रही है और 20 काल कलुष हुए हैं। 19 तो बस के अंदर ही और एक अभी जाते जाते रास्ते में दब छोड़ा है। कितने कैजुअलिटी हुई? 20 हुए हैं। 19 तो बस के अंदर ही शरीर छोड़ा और एक जोधपुर जाते। बच्चे भी है? हाँ, बच्चे भी है। एक मैंने सुना है कि कोई फौजी भाई उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए बारी में से फेंकने की भी कोशिश की, पर वो दुर्भाग्य कि बच्चा बाहर नहीं आ पाया अंदर ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में हुए इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के जैसलमेर में हुए एक हादसे में हुई जानमाल की हानि से व्यथित हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह युगांडा के कंपाला पहुंच गए हैं। वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे। कीर्तिवर्धन सिंह ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की, साथ ही अपनी तस्वीरें साझा की। इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 21वीं बैठक जारी है। 13 अक्टूबर से शुरू हुई बैठक का आज आखिरी दिन है। इस बैठक में महानिदेशक परमेश्वरमणि के नेतृत्व में 4 सदस्यीय तटरक्षक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। इस बैठक की मेजबानी ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल कर रहा है। आपको बता दें कि HACGM एक प्रमुख क्षेत्रीय मंच है जिसमें एशिया और अन्य देशों के 21 सदस्य देश, 1 क्षेत्र और 2 सहयोगी सदस्य शामिल हैं, जो समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कानून प्रवर्तन से संबंधित मुद्दों पर एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत समुद्री खोज और बचाव स्तंभ के अध्यक्ष और पर्यावरण संरक्षण, समुद्र में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम और नियंत्रण, सूचना साझाकरण और संयुक्त अभ्यास पर कार्य समूह के सदस्य के रूप में चर्चाओं और सहयोगात्मक पहलों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज कर्नाटक का दौरा है। आपको बता दें, अपनी यात्रा के दौरान वे कोप्पल में कृषि प्रसंस्करण के लिए फार्मर्स प्रशिक्षण केंद्र और CFC का उद्घाटन करेंगी। बाद में हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में दर्शन एवं पूजन करेंगी। इसके अलावा वे कोप्पल में ही चिलावदगी गांव में कर्नाटक ग्रामीण बैंक द्वारा प्रायोजित मुरमुरे की MSME इकाई का दौरा करेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के प्रशिक्षुओं के साथ हॉस्पिटल में बातचीत करेंगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के साथ सरकार ने नई दिल्ली में एक MOU साइन किया है। इस करार के तहत जोमेटो राष्ट्रीय करियर सेवा यानी NCS प्लेटफॉर्म के जरिए फ्लेक्सिबल और प्रौद्योगिकी सक्षम आजीविका अवसरों तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास करेगा, जिससे सालाना लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म नौकरियों और औपचारिक रोजगार प्रणाली में एकीकृत करेगा, जिससे नौकरी चाहने वालों को सम्मानजनक और प्रौद्योगिकी सक्षम आजीविका से जोड़ा जा सकेगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि NCS पोर्टल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नौकरी चाहने वालों के लिए एक ज़रूरी प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है, जो लाखों व्यक्तियों को रोजगार और आजीविका के अवसरों से जोड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2015 में शुरू किए गए इस पोर्टल पर 7.7 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां लिस्टेड हुई हैं और ये नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पटाखा व्यवसायी के घर में विस्फोट से हड़कंप मच गया। विस्फोट में पूरा मकान क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उन्हें एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने युवा मन को प्रज्वलित किया और हमारे देश को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सफलता के लिए विनम्रता और कड़ी मेहनत बेहद ज़रूरी है। हम उनके द्वारा देखे गए भारत का निर्माण करते रहें, एक ऐसा भारत जो सशक्त, आत्मनिर्भर और करुणामय हो। आपका जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है कि उनको याद करने का गर्व होता है। लेकिन साथ में एक कसक भी रहती है कि काश वो हमारे साथ होते तो ये जो कमी महसूस होती है, इसको कैसे भरना, ये हम सब के लिए एक चुनौती है। और मुझे विश्वास है कि अब्दुल कलाम जी के आशीर्वाद से, उन्होंने हम देशवासियों को जो शिक्षा दीक्षा दी है, उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे और वही उनको सबसे बड़ी अंजलि होगी। वे राष्ट्रपति बने, मैं समझता हूं कि उससे पहले वे राष्ट्र रत्न थे। कलाम साहब का जीवन सदा सर्वदा हमें प्रेरणा देता रहेगा और हम सब अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटेंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ कलाम साहब को शत शत वंदन करता हूं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्वीर साझा कर लिखा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। एक वैज्ञानिक प्रतिभा कलाम जी ने अपनी अटूट देशभक्ति और भारत प्रथम के सिद्धांत से विज्ञान, रक्षा और तकनीकी नवाचारों में हमारे देश की प्रगति को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और खबर गोवा से, जहां के कृषि मंत्री रवि नाइक का आज तड़के निधन हो गया। वे 79 साल के थे। वो 2 बार गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। रवि नाइक को घर पर दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें फोंडा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर बाद में उनके फोंडा स्थित घर लाया गया, जहां लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अब बता दें, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और बेहतर खबर। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था लगातार बना हुआ है। IMF की ताज़ा रिपोर्ट में भारत दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार से अर्थव्यवस्था जिसकी रफ्तार है वो नज़र आती है। और ख़ासतौर से जो अच्छी खबर वो ये है कि IMF ने एक बार फिर भारत की विकास दर को अपने जो अनुमान था उसमें संशोधन किया है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की उन गिनी चुनी अर्थव्यवस्थाओं में है जो वैश्विक व्यापार की अनिश्चितता और मौद्रिक सख्ती के बीच भी तेज़ी से बढ़ रही है। IMF ने अक्टूबर में जारी अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत के वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 6.6% कर दिया है, जो पहले जुलाई में 6.4% था।
अगले साल यानी 2026-27 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.2% है। महंगाई दर के अनुमान में भी बड़ी राहत है। IMF ने भारत के वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई का अनुमान घटाकर 2.8% कर दिया है, जो अप्रैल में 4.2% था। भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7.8% की तेज वृद्धि दर्ज की, जो पिछले एक साल में सबसे तेज गति थी। दूसरी तिमाही में भी लगभग 7% की ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। IMF रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर में हुई इस तेज वृद्धि के पीछे मजबूत घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र के निर्यात में मजबूती और पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। IMF से पहले विश्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपने अनुमान बढ़ाए हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। साथ ही इसके पीछे जो कारण बताया गया है उसमें मजबूत उपभोग और GST सुधार हैं। RBI ने भी हाल ही में अपना विकास दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया था। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए 7वीं बार चुना गया है। ये मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र और सभी प्रतिनिधिमंडलों और उनके समर्थन के लिए धन्यवाद किया है। वहीं भारत ने कहा है कि हम अपने कार्यकाल के दौरान इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्पर हैं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 47 सदस्य देश शामिल हैं, जिनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुमत से किया जाता है। इन सदस्यों को 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है और हर साल 1/3 सदस्यों का नवीनीकरण किया जाता है। और बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई, आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। अनुचित हाथ धोना संक्रमण और बीमारियों का एक आम कारण है। तो आइए समझते हैं कि सही तरीके से हाथ धोना क्यों जरूरी है और हाथों की स्वच्छता का क्या महत्व है। हाथों की स्वच्छता का अभाव कई तरह के संक्रमण और बीमारियों की संभावना को बढ़ा देता है। दुनिया भर के लोगों में हाथ धोने की आदतों में सुधार करने और उनको इसके लिए प्रेरित व संगठित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये समझना आवश्यक है कि सही रूप से हाथ धोने का क्या महत्व है और हाथ धोने का सही तरीका क्या होना चाहिए। यदि हाथों को ठीक से न धोया जाए तो कई तरह की बीमारियां और संक्रमण हो सकते हैं। हाथ को साफ रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है बीमारियों से बचने का। एक्चुअली में यदि हम हाथ नहीं धोते तो हमारे हाथ पे लगे हुए विषाणु, जीवाणु, ग्रीस, केमिकल्स, प्रोटोजोअल के अंडे वो हमारे पेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से विषाणुओं की वजह से बहुत बार गला खराब होना, जुकाम होना और निमोनिया हो जाना और पेट की अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें दस्त लगना, डायसेंट्री होना, कॉलरा का फैलना, ये कई बीमारियां हो जाती हैं। लगातार पेट में कीड़े हो जाना और उसकी वजह से बच्चे कमजोर हो जाना। हमारे हाथ दिन भर में कई तरह की दूषित वस्तुओं और सतहों के संपर्क में आते हैं, जैसे दरवाजों के हैंडल, टेबल, सिंक, सीढ़ियों की रेलिंग और कई अन्य चीजें, जिनमें मोबाइल फोन भी शामिल है। यदि आप बार बार अपने हाथों को चेहरे पर लगाते हैं या मुंह में डालते हैं तो संभावना है कि आप बीमार हो सकते हैं। हैंड हाइजीन हमें कभी भी खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में कोई भी काम जो हम करें जिसमें हमारे हाथ गंदे हो सकते हैं, जैसे घर की सफाई या कुछ भी, उसमें भी पहले और बाद में दोनों समय हमें हाथ साबुन के साथ धोने चाहिए। बहुत सारे परिवारों में एक इन्फेक्शन एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलता है। अगर हम हैंड हाइजीन का उपयोग ढंग से करें, हम इसको बहुत हद तक रोक सकते हैं। जब भी हम साबुन लेंगे उसको हम दोनों हाथ में ढंग से रब करेंगे। कुछ जगहें होती हैं हाथ की जो हम अक्सर छोड़ देते हैं, जैसे उंगलियों के टिप्स, जैसे उंगलियों के बीच का हिस्सा, अंगूठा, हमारा रिस्ट और हमारे हाथ का पीछे वाला हिस्सा। तो इन सब एरियाज को कवर करना बहुत ज़रूरी है। जब भी साबुन लगाएं ऐसे एक हाथ को दूसरे हाथ पे घिसे ताकि उंगलियों के टिप कवर हों। उंगलियों को एक दूसरे के बीच में ऐसे रब करें ताकि ये वाले एरियाज भी कवर हों। रिस्ट पर भी साबुन लगाएं और बाद में बहते हुए नल के पानी से इस साबुन को हटा दें। इस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं पूरा साबुन लगाने हाथ धोने, बट इस 2 मिनट से हम बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी जिंदगियां में बहुत सुधार ला सकते हैं। हाथों की स्वच्छता का ध्यान न रखना
रोग और संक्रमण का कारण बन सकता है। इसलिए अपने हाथों को बार बार धोएं और सही तरीके से धोएं। हाथों को बार बार धोना आवश्यक है। हाथ धोने की आदत को बढ़ावा दें, जिससे बीमारियों से बचाव हो और आप स्वस्थ रह सकें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज।